बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बेवा थी, लेकिन ससुराल में रहती थी। हमारे गांव में एक रिवाज था कि जब भी किसी की बारात आती तो मट्टी के खिलौनों की बरसात की जाती, और जो भी लड़का वो खिलौना सालिम पकड़ लेता वो गांव की जिस भी लड़की से चाहता शादी कर लेता। और हैरत की बात यह थी कि पिछली 7 बारातों में जिन लड़कों ने वो खिलौने पकड़े थे उन्होंने मेरी नंद का नाम लिया था, और शादी की पहली ही रात उसे तलाक हो जाती। मुझे बड़ा अजीब लगता था। अब की दफा बारात आई तो एक लड़के ने फिर से खिलौना पकड़ लिया और मेरी नंद से ही शादी का कहा। लेकिन रुखसती के वक्त दुल्हन की जगह मैं चली गई, और फिर जब दुल्हा कमरे में आया तो मेरी चीख निकल गई, क्योंकि वो तो मेरा नाम माहम है। मैं फैसलाबाद की रहने वाली हूँ। घर वालों की जितनी लाडली थी उससे कहीं ज्यादा तकलीफें मेरी जिंदगी में आई। नसीब के आगे इंसान बेबस हो जाता है। कॉलेज से फरागत थी, इसीलिए मजे में थी। मैं फितरी तौर पर लापरवाह और मनमौजी सी लड़की थी। मेरे बड़े भैया की शादी थी और दादा अब्बू ने कहा कि वो अपने पोते की शादी गांव में करना चाहते हैं। बाबा ने भी कोई एतराज नहीं किया था। शादी से 15 दिन पहले बड़े भैया मुझे गांव छोड़ गए। गांव में हमारा बहुत बड़ा घर था, जिसको बहुत खूबसूरती से सजाया जा रहा था। शादी की तैयारियों में वक्त का पता ही नहीं चला। हम भैया की मेहंदी लेकर जा रहे थे। मैं बड़े दिल से तैयार हुई थी। सब कजन ने मिलकर एक जैसे मेहंदी के ड्रेसेस तैयार करवाए थे। भाई और भाभी से मेरी खूब बनती थी। एक तो वो मेरी खाला की बेटी थी और हम दोस्त भी थे। दोनों की जोड़ी बहुत प्यारी लग रही थी। पता नहीं क्या हुआ था, मेहंदी पर एक लड़का जिसे मैं जानती भी नहीं थी मुझे गुस्से से देखता रहा। अपनी होने वाली भाभी से जिक्र किया तो उन्होंने भी नोटिस किया। सारा वक्त वो सिर्फ निगाहों से मुझे घूरता रहा। मैं पूछना चाहती थी कि उसे मसला क्या है, पर वो मेहंदी का फंक्शन खत्म होते ही कहाँ चला गया दोबारा नजर नहीं आया था। अगले दिन बारात थी। सब शादी हॉल में पहुंच गए। हम दोस्तें तस्वीरें बनवा रही थी जब वही लड़का मेरे पास आया, मेरे सर पर दुपट्टा दिया और कहा, अपनी उम्र देखें और अपनी हरकतों पर गौर करें। वो उखड़े उखड़े लहजे में बोल रहा था। सबके सामने मुझे बेइज्जती महसूस हुई कि वो कौन था। मैं तो जानती भी नहीं थी, पर मेरी मम्मा ने देख लिया था और मुझे बताया कि वो फुरकान है। चंद माह पहले तुम्हारा रिश्ता मांगा था, लेकिन तुम्हारे बाबा ने इनकार कर दिया। वो तुमसे प्यार करता था, पर तुम्हारे बाबा ने कहा कि वो एक बेरोजगार को अपनी बेटी का रिश्ता नहीं दे सकते। मुझे अब उस गुस्से की वजह समझ आ गई थी। मैंने नाक से मक्खी उड़ाई थी और उसे भूल चुकी थी। वक्त तेजी से गुजर रहा था। मैं कॉलेज से यूनिवर्सिटी पहुंच चुकी थी। उस दिन घर लौटी तो चंद लोगों को अपने घर देखा। एक औरत बड़े प्यार मोहब्बत से मुझसे मिल रही थी, मुझे प्यार कर रही थी। मेरे साथ एक मसला ये था कि मैं जल्दी अनजान लोगों से फ्री नहीं होती थी। उनकी आमद मेरे लिए किसी भी किस्म की खुशी का बायस नहीं थी। मैंने वहां से उठ जाने में ही आफियत समझी। मेरी भाभी मेरे पीछे कमरे में आई। वो मुस्कुरा रही थी और बताने लगी, ये लोग तुम्हारे रिश्ते के लिए आए हैं। तब दिल में एक टीस उठी थी। किसी का चेहरा निगाहों से गुजरा था। ना चाहते हुए भी मैं फुरकान के बारे में सोचने लगी थी, पर यह सिर्फ ख्याल था, इससे आगे नहीं बढ़ी थी। मैं तो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। वो भाई का दोस्त था, पर उसके हालात खराब थे। भाई की शादी के बाद उसको भी कभी नहीं देखा था। भाभी ने कहा, अदनान अच्छा लड़का है। वहीं शादी पर मुलाकात हुई थी और वो खुद तुमसे शादी करना चाहता है। हैरत दर हैरत का एक सिलसिला जो किसी भी सूरत खत्म होने को नहीं आ रहा था। शादी में जो बदमस्गी हुई थी मुझे वो भी याद आ जाती। पता नहीं मेरे दोस्तों ने वो बात किस किस को बताई होगी। मेरा तो कोई कसूर भी नहीं था, पर उस गलतफहमी ने मेरा घर बसने से पहले ही खराब कर दिया था। मैं तब जानती ही नहीं थी कि ये तो एक साजिश है जिसका मैं हिस्सा बनने जा रही हूँ। कभी नहीं सोचा था कि अपने घर की रौनक ससुराल जाकर यूं ठुकरा दी जाएगी। सब मुझे एक कठपुतली बना देंगे जिसका जब दिल करेगा मुझे तोड़ेगा। घर वालों ने सोचने की मोहलत मांगी थी, पर मैं जानती थी कि मेरे घर वालों को रिश्ता बहुत पसंद आया है। दिन रात अदनान की बातें होती। खानदान भी अच्छा पढ़ा लिखा था। फैमिली भी बड़ी नहीं थी। 2 भाई और एक बहन थी, और उनके अब्बा कुछ साल पहले इंतकाल कर चुके थे। मेरी मम्मा को बस एतराज था। वो लोग लड़कियों को जॉब करने नहीं देते थे और घर का काम खुद औरतें करती थी, जबकि मेरी मम्मा तो अपने साथ नौकरानी भी लाई थी और मैंने कभी घर का काम किया ही नहीं था। पर बाबा के नजदीक इन मामूली बातों की कोई अहमियत नहीं थी, इसीलिए सारे एतराज मुस्तरद कर दिए गए। मेरी मंगनी बहुत धूमधाम से हुई। मैं बहुत खुश थी। दिल चाह रहा था कि आज दिल खोल कर हंसूं, नाचूं और अपनी खुशी मनाऊं। अदनान मुझे अच्छा लगने लगा था। वो एक सहरंगेज शख्सियत का मालिक था, जिसका साथ पाना किसी भी लड़की की ख्वाहिश हो सकती थी। मंगनी के बाद यूनिवर्सिटी जाना भी मैंने छोड़ दिया था। भला अब क्या करना था पढ़ लिख कर। आजकल मम्मा मुझे खाना बनाना सिखाती, खरीदारी समझाती
मैं भी बहुत शौक से सीखने लगी थी। मेरी दोस्तें कहती, ये वही माहम है जो चाय का एक कप भी खुद नहीं बना सकती थी, और आज ऐसे ऐसे खाने बना रही थी कि खाना खाने वाला तारीफ किए बगैर रह ही नहीं सकता। अब तो मैं अपनी दोस्तों को भी समझाती कि क्या रखा है इन खुश किताबों में, निरी सरदर्दी है, पढ़ पढ़कर रंगरूप ही खराब हो जाता है। मेरी तरह शादी की तैयारी करो, वो सब मुंह बना कर रह जाती। हम सब ने मिलकर डिग्री हासिल करने का सोचा था, पर कुछ की शादी हो चुकी थी और मेरी होने जा रही थी। जो रह गई थी वो अब उदास हो गई थी। उनसे बातों के बाद ड्राइंग रूम का रुख किया। मैं सादा से होलिये में गले में स्कार्फ डाले बेपरवाह सी दाखिल हुई थी, पर सामने नजर पड़ते ही जल्दी से दुपट्टा सर पर ले लिया था। वो शख्स मुस्कुराया था और मैंने सलाम किया और एक उचटती निगाह डालकर वापस आ गई। फुरकान घर आया हुआ था। भाई की शादी के बाद से उसे आज इतने सालों बाद देखा था। भैया बता रहे थे कि उसे बहुत अच्छी जॉब मिली है और उसके हालात बदल चुके हैं। आज मुलाकात हो गई तो मैं घर ले आया। भाई के बचपन का दोस्त था। भाई उसे बहुत अच्छे से जानते थे। मेरे रिश्ते पर भी भाई ने बाबा से कहा था कि फुरकान को एक मौका तो दें, पर अब तो मैं अदनान को चाहने लगी थी। 1 साल हो गया था हमारी मंगनी को और अब कुछ अरसे में मेरी शादी थी। मेरे लिए माँ बाप ने जिसको चुना उसी से शादी कर ली थी। मेरी सास नंद जो मोहब्बत शादी से पहले दिखाती थी, अब वो कहीं भी नजर नहीं आती थी। और मेरा शौहर किसी भी बात का नोटिस ना लेता। यूं लगता जैसे किसी नागवार बोझ के साथ रह रहा हो। उसको मैंने कभी अपने साथ खुश नहीं पाया था। हालांकि भाभी ने तो कहा था कि अदनान अपनी मर्जी से मुझसे शादी करना चाहता था। मुझे आज भी याद है जब एक दिन मैं कुर्सी बरामदे में बिछाए मौसम को एंजॉय कर रही थी। मुझे बारिशें बहुत पसंद थी। मैं घर का सारा काम करके बैठी थी जब मेरा शौहर गुस्से में मेरे सर पर खड़ा था और कह रहा था कि तुम्हें फारिग बैठने के अलावा और कोई काम नहीं है। जब देखो फारिग बैठी रहती हो। ये तुम्हारे माँ बाप का घर नहीं है। जाकर किचन में नौरीन का हाथ बटाओ। मेरी शादी को 3 माह हो चुके थे। मेरे शौहर ने तब से अब तक तंजिया अंदाज ही अपनाया हुआ था। सबके साथ नरमी से बात करता, पर जब मुझसे मुखातिब होता तो उसके लहजे से तंज और गुस्सा टपक रहा होता। औरत तो मोहब्बत की भूखी होती है। मेरे माँ बाप ने तो कभी भाई के साथ भी इतनी सख्ती नहीं की थी और ना कभी ऐसे बात की थी, पर यहाँ आकर मेरे शौहर के साथ साथ मेरी नंद भी मेरे साथ खेल खेलती। मैं सारा काम करती, पर जैसे ही मेरा शौहर घर में दाखिल होता वो सारे काम का बहाना बनाती थी। पर जैसे ही मेरा शौहर घर में दाखिल होता वो ऐसा दिखाती कि जैसे सारा काम उसने किया हो। आज मेरी मम्मा बाबा की शादी की एनिवर्सरी थी। हमें वहां जाना था और मैं सुबह से ही अपने शौहर का शिद्दत से इंतजार कर रही थी, पर मेरे शौहर को कुछ भी याद नहीं था। मैं उसके रवैये को समझ ही नहीं पाती थी। शादी के बाद बस 1-2 बार मैके गई थी। मेरे ससुराल वालों ने कहा था कि उनके यहाँ रिवाज नहीं है कि बहू बार बार मैके जाए। बहुत मुश्किल लगता था मुझे माँ बाप के बगैर ऐसे रहना। उनसे बात भी नहीं कर सकती थी। जब वो फोन करते तो मेरी सास या नंद बात करती। मुझसे तो शादी के अगले दिन फोन भी ले लिया था कि उनके घर लड़कियां मोबाइल फोन नहीं रखती। पता नहीं कौन से जमाने में जी रहे थे। मैं अकेली बोर होती। सारा घर संभाल लिया था मैंने। सब काम करती, सबको खुश रखती, पर फिर भी कोई मुझसे खुश नहीं था। मैं उदास रहने लगी थी। पहले बात बात पर हंसती थी, मगर अब दिल बेजार रहने लगा था। मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि किसी से पूछ सकती या शौहर को ही कह सकती कि आपकी बहन झूठ बोलती है, काम तो सारा मैं करती हूँ। मुझे दूसरों के जैसे होशियारी और चालाकी नहीं आती थी। मैं बहुत सादा दिल और खुलूस से भरी लड़की थी जो किसी की भी मोहब्बत पर जान वार देती। मेरे माँ बाप ने बहुत सोच समझ कर मेरे लिए ही रिश्ता देखा था। जिस शख्स को मेरे लिए मुंतखब किया मैंने उसी से शादी कर ली। पर मैं नहीं जानती थी, पर सबके सामने इतना अच्छा नजर आने वाला इंसान मेरे लिए इतना सख्त होगा, जो जरा सी बात पर थप्पड़ मार देता, मुझे कमरे से बाहर निकाल देता। घर में मेरी हैसियत एक नौकरानी की जैसी हो गई थी। कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। शाम को कोई काम नहीं था जब मेरे शौहर ने पानी का भरा जग मेरे ऊपर उंडेल दिया और कहा कि ये सोने का वक्त है। मुझे समझ नहीं आती कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कुछ भी नहीं सिखाया। अब क्या हुआ था मैं पूछ भी नहीं सकी। मेरी सास ने कहा, जो बीवी अपने शौहर के काम उसकी पसंद नापसंद को नहीं देखती, वो औरत जल्द शौहर के दिल से उतर जाती है। मुझे वहां बैठना मुश्किल लग रहा था। मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मुझसे गलती कहां पर हुई है, जो हर कोई मुझे बातें सुना देता है। मेरी शादी को 4 माह हो चुके थे, लेकिन मैं किसी भी तरह अपने शौहर का दिल नहीं जीत सकी थी। वो आज भी सख्त दिल बना बैठा था, जिसके लिए बस माँ बहनें अहम थी। उनकी तमाम जरूरियात, उनका हर तरह से ख्याल रखता। जब मेरी बारी आती तो हाथ खड़े कर दिए जाते या कह दिया जाता कि तुम्हें किस चीज की कमी है। मैं किसी से भी कुछ नहीं कह सकती थी।
एक शहर से गांव में आकर रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। यहाँ के रस्म रिवाज भी बहुत अजीब से थे। मेरी नंद के लिए रिश्ता देखा जा रहा था, पर जहाँ वो शादी करना चाहती थी वो लड़का उससे शादी नहीं करना चाहता था और वो मुझे कसूरवार ठहराती। वो कहती, जब से मैं इस घर में आई हूँ मैं उसके नसीबों को नजर लगा चुकी हूँ। मेरी नंद बहुत खूबसूरत थी, फिर भी पता नहीं क्यों उसके रिश्ते में मुश्किलात आती। वो आजकल किसी पुरानी जगह सैर को गई हुई थी। घर में अमन सुकून था, पर मेरे शौहर ने गुस्से में चाय का कप मेरे ऊपर ही उंडेल दिया था। शुक्र है कि चाय ठंडी थी और इसी बात पर उसको गुस्सा आ गया। मेरी भी बर्दाश्त खत्म हो गई। मैं भी अपने शौहर से बात करना चाहती थी। उसका रवैया दिन ब दिन सर्द होता जा रहा था। आज पूछना चाहती थी कि ऐसा क्या हुआ है जिसकी सजा मुझे दी जा रही है। मैं आज फट पड़ी थी। उसने मोबाइल फोन निकाला और मेरे सामने किया। उसमें मेरे भाई की शादी की तस्वीर थी, जिसमें फुरकान सर पर दुपट्टा दे रहा है। वो कुछ इस अंदाज से ले गई थी कि देखने वाला कुछ और ही मतलब समझ लेता। और मेरे शौहर ने बताया कि नौरीन फुरकान से शादी करना चाहती थी, पर वो तुम्हारी वजह से इनकार कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि तुम इस घर की बहू हो। एक के बाद एक इल्जाम लगाया जा रहा था मुझ पर। मैं अपनी जगह सुन हो चुकी थी। इन सब में मेरा कसूर कहाँ था? अपने शौहर का हाथ पकड़कर मैं उनको अपने किरदार की गवाही देने लगी, लेकिन उसने कहा कि तुम झूठी हो, धोखेबाज हो, क्या पता मेरी पीठ के पीछे क्या करती रही हो। मैं उसकी बात पर सजदा रह गई थी। मेरा शौहर मुझ पर इल्जाम लगा रहा था। मैंने कहा, आपको नहीं यकीन तो मेरी बात करवाएं फुरकान से। उसने मेरा मजाक उड़ाया। तब मैंने अपने भाई को फोन किया और उससे कहा कि फुरकान को घर लेकर आए, अभी और इसी वक्त। मेरा भाई बड़ा परेशान था। ठीक घंटे बाद वो दोनों हमारे घर में मौजूद थे। मेरा शौहर कह रहा था कि तुम मेरी इज्जत का तमाशा बना रही हो। मैंने उसका हाथ पकड़ा और अपने भैया के सामने खड़ा कर दिया। फुरकान भी खड़ा हो चुका था। मैंने भैया से कहा, क्या कभी मेरा फुरकान से कोई ताल्लुक या कोई बात हुई है? भैया के बजाय फुरकान ने मेरे शौहर से कहा, मेरा माहम से कोई ताल्लुक नहीं था। ये सच है कि मैं माहम को चाहता था, पर यह पुरानी बात हो चुकी है। मैं तो कभी माहम से मिला भी नहीं और ना ही ये मुझे जानती है। बस शादी में गलतफहमी हो गई थी, इसके अलावा और कुछ नहीं। तुम चाहो तो मुझसे किसी भी किस्म की कसम ले सकते हो, चाहो तो मेरी जान भी ले सकते हो। मेरे शौहर ने कहा, फिर तुम नौरीन से शादी क्यों नहीं करना चाहते? उसने कहा, असल में वो मेरे मिजाज की नहीं है। हमारे माहौल और हमारी सोच में जमीन आसमान का फर्क है और मैं तो अपनी माँ की पसंद से शादी करने जा रहा हूँ। आप दोनों के दरमियान जो गलतफहमियां हैं आज ही दूर कर लें। माहम बेकसूर है। मैं अपनी माँ की कसम उठाकर कहता हूँ, माहम का और मेरा कभी कोई ताल्लुक नहीं रहा। मेरा शौहर सोफे पर गिर चुका था। मैं अपने कमरे में आकर तकिए में मुंह छुपाए रोने लगी। मेरे किरदार की गवाही आज किसी और ने दी। मेरे शौहर ने एक बार भी मेरा भरोसा नहीं किया था। मियाँ बीवी के दरमियान एतबार ही तो होता है, और मेरा शौहर पहले दिन से मुझ पर शक करता रहा। मेरी नंद क्या कुछ बनाकर मेरे शौहर को दिखाती रही और वो अपनी बहन का यकीन करते रहे। एक बार भी मुझसे नहीं पूछा। अगले चंद दिनों में मेरे शौहर का मिजाज बदल चुका था। अब वो मुझ पर तवज्जो देने लगा। मुझे लेकर मैके जाता, वहां साथ रहता। उसने कहा कि जो भी हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो। गलतफहमी की वजह से मैंने तुम पर कितने जुल्म कर दिए। औरत का ज़र्फ बहुत बड़ा होता है, ये बात मर्द नहीं जान सकते। मैंने भी माफ कर दिया था। मर्द बेवफा हो, बीवी तब भी माफ कर देती है, और अगर बीवी बेवफा हो तो मर्द कभी माफ नहीं करता, क्योंकि सारी वफा की शर्तें सिर्फ औरतों पर ही लागू होती हैं। मर्द को तो हर बार भी कसूर समझा जाता है। मैं भी सब कुछ भुलाकर अपनी जिंदगी शुरू कर चुकी थी। मैं अपने शौहर के साथ बहुत खुश थी। अब घर का कोई काम वो मुझे नहीं करने देता। घर में नौकरानी रख ली गई थी। सास बोलती रह जाती, पर जब से मेरी नंद घर आई थी चुप चुप रहती, कमरे में बंद खोई खोई रहती। उसकी 2 बार शादी हो चुकी थी और हर बार वो तलाक लेकर घर बैठ जाती। सब परेशान थे। मेरी सास जब कुछ बोलती तो मेरा शौहर मेरे आगे खड़ा होता। पर कभी कभी हमें ज्यादा खुशियां रास नहीं आती। शादी को 2 साल होने वाले थे। मैं अपने शौहर के साथ बहुत खुश थी, पर एक दिन मेरे शौहर की खून आलूदा लाश मिली। मैं उस दिन मैके गई हुई थी। सुबह फोन आया और मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। जैसे ही ससुराल पहुंची, लोगों की एक भीड़ लगी हुई थी। मेरा शौहर खून से भरा हुआ था। उसकी लाश पुराने कब्रिस्तान से मिली थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। अब तो सब कुछ सही हो गया था। मैं कितनी खुश थी अपने शौहर के साथ। उसके बगैर एक दिन गुजारना मुश्किल हो गया था। मैं बार बार बेहोश हो रही थी। मेरे शौहर की मौत का कोई सुराग नहीं मिला था। कई माह गुजर गए। मैं सफेद जोड़ा पहने घर की दहलीज पर अपने शौहर का इंतजार करती। मुझे लगता कि वो आज मुझे पुकारते हुए आएंगे। हमने तो बहुत कुछ सोच रखा था। मेरी खुशियों को पता नहीं किसकी नजर लग गई। मेरे बाबा मेरे दुख में बीमार रहने लगे।
इद्दत पूरी होने पर लड़की के वालिदैन 2 दिन के लिए लेकर जाते हैं, पर मैं इस घर में अपने शौहर की यादों को एक दिन के लिए भी छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। वक्त के साथ साथ हमारे जख्म मुंदमिल हो जाते हैं, हम बहुत कुछ भूल जाते हैं और जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर अचानक फौरन कोई याद सामने आ जाती है, जिसे याद करके आप रो देते हैं या फिर मुस्कुरा देते हैं। यादें बहुत जालिम हुआ करती हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट, दिल में दर्द, आंखों में उदासी। ये वही इंसान पहचान सकता है जो कई सालों एक कर्ब और एक दर्द से गुजरा हो। मुझे आज भी अपने शौहर की आवाज़ सुनाई देती, ऐसा लगता कि ये सब एक ख्वाब है, मैं सो रही होती हूँ। उसकी कितनी ही बातें मुझे मुस्कुराने पर मजबूर कर देती थी। मैं अब ख्यालों में गुम रहती। मेरी नंद भी बहुत बदल चुकी थी, उसकी आंखों के गिर्द हल्के पड़ चुके थे, किसी से भी बात नहीं करती थी, हमेशा खोई खोई रहती। बेटे की मौत का गम अलग था, मेरी सास अब अपनी बेटी को देखकर भी निटाल होती जा रही थी। मैं बेवा हो चुकी थी। मैके वाले कई बार लेने आए। मामा ने कहा कि तुम्हारी उम्र ही क्या है, निकल आओ इस माहौल से, सब भूल जाओ और आगे बढ़ो। पर सब भूल जाना कहाँ आसान होता है। मियाँ बीवी का रिश्ता सदा रहने वाला होता है। मैं ससुराल में रहती थी। मेरे शौहर की मौत को 1 साल से ज्यादा का अरसा हो चुका था। हमारे गांव में एक रिवाज था कि जब भी किसी की बारात आती तो मिट्टी के खिलौनों की बरसात की जाती, और जो भी लड़का वो खिलौना सालिम पकड़ लेता वो गांव की जिस भी लड़की से चाहता शादी कर लेता। ये सिलसिला पिछले कई सालों से चला आ रहा था। मेरी सास बताती कि उनकी शादी भी ऐसे ही हुई थी और उनकी माँ की शादी भी ऐसे ही। मुझे ये सब बहुत अजीब लगता। ससुराल में 4 साल होने वाले थे और इन 4 सालों में यही रिवाज देखा था। इन लोगों की अजीब रस्म थी, और हैरत की बात यह थी कि पिछली 7 बारातों में जिन लड़कों ने वो खिलौने पकड़े थे उन्होंने मेरी नंद का नाम लिया था, और शादी की पहली रात उसे तलाक हो जाती। मेरी सास अब बहुत रोती, कई पीर फकीरों से राब्ता किया और वो भी डर कर भाग जाते। मुझे बड़ा अजीब लगता था कि ऐसी क्या बात है जो हर बार मेरी नंद को तलाक हो जाती है। पर मैंने एक फैसला कर लिया था। अब की दफा बारात आई तो एक लड़के ने फिर से खिलौना पकड़ लिया और मेरी नंद से ही शादी का कहा। लेकिन रुखसती के वक्त दुल्हन की जगह मैं चली गई और नंद को बेहोशी की दवाई दे दी थी। फिर जब दुल्हा कमरे में आया तो मेरी चीख निकल गई, क्योंकि उसके पीछे मेरी नंद खड़ी थी। उसका चेहरा बदल रहा था, देखते ही देखते वो घुराने लगी। उसकी शादी फुरकान से हुई थी और फुरकान मुझे देखकर हैरान था। उसे समझने का मौका मिलता, इससे पहले मेरी चीख पर उसने पलट कर देखा और मेरी नंद के नाखून उसके पेट के आर पार हो गए। वो पागल हो रही थी, मैं चीखें मार रही थी। मेरी नंद का चेहरा बूढ़ा होता जा रहा था, जैसे वो कोई बूढ़ी चुड़ैल हो। वो बार बार फुरकान पर हमला कर रही थी। फुरकान जैसे ही कमरे से बाहर जाने लगा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। फुरकान का खून तेजी से निकल रहा था और तब उसने खिड़की से छलांग लगा दी और उसके पीछे ही उस चुड़ैल ने भी। मैं बेहोश हो चुकी थी। मुझे 3 दिन बाद होश आया था। फुरकान को जिंदा देखकर मुझे खुशी भी हुई और उससे डर भी महसूस हुआ। फुरकान ने बताया कि जब तुम्हारे शौहर की मौत हुई तो उसके बाद बिल्कुल वैसे ही मौत उन लोगों की हुई जिनसे तुम्हारी नंद की शादी हुई थी। उसको कभी तलाक नहीं हुई थी। वो सबसे झूठ बोलती थी, जवान लड़कों को अपने शहर में करती और उनसे शादी करती, फिर उनका खून पीती और तुम लोगों से कहती कि उसे तलाक हो गई है। और वो तुम्हारी नंद नहीं है, वो तो एक बूढ़ी चुड़ैल थी जिसको जिंदा रहने के लिए जवान लड़कों का खून चाहिए होता था। तुम्हारी नंद तो आज से 2 साल पहले एक बिल्डिंग में मर चुकी थी। उसने पुरानी कब्र से एक बूढ़ी चुड़ैल को जगाया था, क्योंकि वो काले जादू की तरफ चलती थी। लेकिन उसका अमल उल्टा हो गया। उसने एक कब्र पर अपने खून के छींटे फेंके, जिसकी बदबू से वो बूढ़ी चुड़ैल बेदार हुई और तुम्हारी ही नंद की जिस्म में दाखिल होकर तुम लोगों के दरमियान रहने लगी। उसने ही तुम्हारे शौहर को मारा था, क्योंकि तुम्हारे शौहर को पता चल गया था कि उसकी बहन मर चुकी है। जैसे ही उसने नंद के रूप में उस चुड़ैल से पूछा तो उसने तुम्हारे शौहर पर हमला किया और उसका खून पिया और उसी पुराने कब्रिस्तान में उसकी लाश फेंक आई। मैंने जानबूझकर ही शादी की थी ताकि उसे यहां ला सकूं, लेकिन उसकी जगह तुम आ गई। अगर तुम ना आती तो मैं कभी इतना जख्मी ना होता। हमारी पूरी टीम थी, पूरा प्लान था। मैंने उस दिन उसको जिस कब्र से वो चुड़ैल निकली थी वहीं ले जाकर आग लगा दी थी, जिससे उससे हमेशा के लिए पीछा छूट चुका है। ये सब सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। आज के दौर में भी ऐसा होता है। मैं घर आ गई थी और मेरे भाई ने मेरी शादी फुरकान से कर दी थी। मेरे 2 बच्चे हैं और हम अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजार रहे हैं। नाजरीन, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया
तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें